स्वागत है। आज हमारे पास जो सोर्सेस हैं वे हमें मकर संक्रांति की एक आम बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। हम इसे अक्सर पतंग, तिल और गंगा स्नान की त्योहार के तौर पर जानते हैं, लेकिन ये सोर्सेस बता रहे हैं कि ये तो सिर्फ ऊपरी सतह है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक खामोश खगोलीय घटना पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में हजारों अलग अलग रंगों, स्वादों और आवाजों में बदल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं उस घटना से जो इस सब की जड़ है। ये संक्रांति आखिर है क्या? हमारे सोर्सेस के हिसाब से ये सिर्फ सूर्य का एक राशि से दूसरी में जाना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल, संक्रांति का मतलब ही है पारगमन या ट्रांजिशन, और मकर संक्रांति वो पल है जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है जिस पर कम ही लोग ध्यान देते हैं। हमारे पूर्वजों के लिए ये सिर्फ एक ज्योतिषीय घटना नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक बदलाव का संकेत था। ये वो पल था जब उन्हें लगा कि अब अंधेरा कम होगा और रोशनी बढ़ेगी। और यहीं से उत्तरायण का कॉन्सेप्ट आता है ना। लेकिन मुझे एक बात हमेशा सोचने पे मजबूर करती है, यह त्योहार जनवरी के मध्य में आता है जब कड़ाके की ठंड होती है। तो फिर हमारे पूर्वजों को इसी दिन ऐसा क्यों लगा कि अंधकार पर प्रकाश की विजय हो रही है? सर्दी तो अभी खत्म नहीं हुई। बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब इस त्योहार के वैज्ञानिक और प्रतीकात्मक दोनों पहलुओं में छिपा है। वैज्ञानिक रूप से, जैसा कि हमारे सोर्सेज बताते हैं, ये पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुकाव का नतीजा है। इस दिन के बाद से सूर्य का उत्तरी गोलार्ध की ओर झुकाव बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा। भले ही ठंड कम ना हो, पर दिन की लंबाई बढ़ना शुरू हो जाती है। ये एक सूक्ष्म लेकिन निश्चित बदलाव है। और हमारे पूर्वज प्रकृति के इन सूक्ष्म संकेतों को पकड़ने में माहिर थे। उनके लिए ये एक वादा था, एक गारंटी कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, रोशनी लौटने वाली है। ये उम्मीद का त्योहार है। तो ये सिर्फ एक खगोलीय तथ्य नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक बूस्ट था। और यहीं पर एक और गहरी बात सामने आती है। सोर्सेज बताते हैं कि मकर संक्रांति की तारीख हमेशा 14 जनवरी नहीं थी। सदियों पहले ये दिसंबर में होती थी। ऐसा क्यों? यहाँ हम इस विषय की असली गहराई में उतरते हैं। ये अयन चलन या एक्सियल प्रोसेशन की वजह से होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए एक लट्टू की तरह हल्का सा डगमगाती भी है। ये चक्र लगभग 26,000 साल में पूरा होता है। इस धीमी डगमगाहट की वजह से हर 72 साल में संक्रांति का समय लगभग एक दिन आगे खसक जाता है। अरे वाह! इसीलिए 1000 साल पहले जो त्योहार दिसंबर के अंत में मनाया जाता था, वो आज जनवरी के मध्य में पहुंच गया है। ये हमें बताता है कि हमारे त्योहार कितने जीवंत हैं। वे ब्रह्मांड की चाल के साथ खुद को बदल रहे हैं। कमाल है। तो ये त्योहार एक तरह से हमें ब्रह्मांड की घड़ी का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है। ये बात इसे और भी खास बना देती है। और ये ब्रह्मांडीय घटना जब जमीन पर उतरती है तो इसका हाँ बिल्कुल, रूप ही बदल जाता है। इसका रूप ही बदल जाता है। हमारे सोर्सेज भारत के अलग अलग कोनों से इसके कई नाम और रूप दिखाते हैं। हाँ, और ये सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है। हर नाम के पीछे एक पूरी संस्कृति और दर्शन छिपा है। जैसे तमिलनाडु में पोंगल, इसका शाब्दिक अर्थ है उबलना या उफान पर आना। ये नए चावल को दूध और गुड़ के साथ उबालकर मनाया जाता है, और जब वो बर्तन से बाहर उबलकर गिरता है तो उसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अच्छा। ये प्रकृति की प्रचुरता का उत्सव है। और पंजाब में लोहड़ी या माघी, जो संक्रांति से ठीक एक रात पहले मनाई जाती है, वहाँ आग का बहुत महत्व है। बिल्कुल, लोहड़ी की आग सिर्फ ठंड भगाने के लिए नहीं है, वो एक तरह से साल की सबसे लंबी रात के अंधेरे को जलाकर खत्म करने का प्रतीक है। उस आग में तिल, गुड़, रेवड़ियां डाली जाती हैं। ये सब ऊर्जा और गर्मी देने वाली चीजें हैं। ये एक सामुदायिक यज्ञ की तरह है जिसमें लोग अपनी फसल का पहला हिस्सा अग्निदेव को समर्पित करते हैं और आने वाले सूरज का स्वागत करते हैं। और बिहार की तिला संक्रांत का जिक्र भी है। यहाँ तिल पर खास जोर है। सोर्सेस के मुताबिक क्या तिल का महत्व सिर्फ इसलिए है कि ये सर्दियों की फसल है, या इसके पीछे कोई और गहरा मतलब भी है? यहाँ बात और गहरी हो जाती है। तिल का संबंध सिर्फ गर्मी या ऊर्जा से नहीं है, बल्कि इसका ज्योतिषीय और पौराणिक महत्व भी है। जैसा कि हम आगे बात करेंगे, मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। अच्छा। और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए तिल का दान और उपयोग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो तिला संक्रांत में लोग अनजाने में ही एक खगोलीय रिश्ते को सम्मान दे रहे होते हैं। यह दिखाता है कि हमारी परंपराओं में विज्ञान, कृषि और आध्यात्मिकता कैसे एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है।
और इन सभी अलग अलग नामों और परंपराओं के बावजूद एक तस्वीर है जो कई जगहों पर कॉमन है। रंग बिरंगी पतंगों से भरा आसमान। ये सिर्फ गुजरात तक ही सीमित नहीं है। सॉसेस इसे एक अखिल भारतीय प्रतीक के तौर पर पेश करते हैं। हाँ, और पतंगबाजी की परंपरा को सिर्फ एक खेल या मनोरंजन के रूप में देखना इसकी सतह को खुरचना मात्र होगा। हमारे सोर्सेज एक बहुत ही आकर्षक पहलू की ओर इशारा करते हैं। ये असल में एक प्राचीन पब्लिक हेल्थ कैंपेन था। पब्लिक हेल्थ कैंपेन? ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। इसे थोड़ा और खोलिए। सोचिए, सर्दियों में लोग महीनों तक घरों में बंद रहते हैं। धूप कम मिलती है, जिससे शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकती है और आलस भी बढ़ता है। हाँ, ये तो है। मकर संक्रांति वो पहला संकेत है कि अब सूर्य की किरणें ज्यादा ताकतवर और फायदेमंद होंगी। तो पतंग उड़ाने की परंपरा लोगों को, खासकर बच्चों और बड़ों को, घरों से बाहर निकालकर छतों पर ले आती थी। वे घंटों सुबह की धूप में रहते थे, जो न सिर्फ विटामिन डी का बेहतरीन स्रोत है, बल्कि सर्दियों से जुड़ी कई बीमारियों और संक्रमणों को भी दूर करता है। मतलब ये सब मजे के लिए नहीं था? नहीं, ये सेहत के लिए एक नुस्खा था जो त्योहार में बड़ी चालाकी से पिरो दिया गया था। वाओ! ये नजरिया तो पतंगबाजी को देखने का पूरा तरीका ही बदल देता है। ये महज एक परंपरा नहीं, बल्कि एक तरह की सामुदायिक स्वास्थ्य गतिविधि है। लेकिन जहाँ एक तरफ आसमान में ये रंगीन उत्सव होता है, वहीं जमीन पर नदियों के किनारे एक अलग ही माहौल होता है, महास्नान का। जी, और इस दिन स्नान को महास्नान कहना सिर्फ एक अलंकार नहीं है, इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ है। पानी शुद्धिकरण का प्रतीक है, सर्दियों का मौसम ठहराव का प्रतीक है। तो इस दिन पवित्र नदियों में डुबकी लगाना सिर्फ शारीरिक सफाई नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक ठहराव को तोड़कर एक नई ऊर्जा के साथ जीवन में आगे बढ़ने का प्रतीक है। जैसे सूर्य अपनी दिशा बदल रहा है, बिल्कुल, वैसे ही इंसान भी अपने अंदर एक नई शुरुआत कर रहा है। और स्नान के साथ दान का जुड़ाव भी बहुत गहरा है। सोर्सेस कहते हैं कि इस दिन दिया गया दान 100 गुना होकर वापस मिलता है। ये बात थोड़ी कर्मकांड जैसी लगती है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई सामाजिक तर्क भी है? बिल्कुल है। 100 गुना वाली बात को अगर हम शाब्दिक अर्थ से हटकर देखें, तो ये असल में समाज में रिसोर्सेज के पुनर्वितरण का, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का एक बहुत प्रभावी तरीका है। अच्छा, फसल कटने के बाद किसानों के घर में अनाज आता है, समृद्धि आती है, तो त्योहार ये सुनिश्चित करता है कि इस समृद्धि का एक हिस्सा उन लोगों तक भी पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कंबल और घी का दान सिर्फ मोक्ष के लिए नहीं है, बल्कि कड़ाके की ठंड में किसी जरूरतमंद को गर्मी और पोषण देने का एक व्यावहारिक तरीका है। सही बात है। ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है जिसे धर्म के साथ खूबसूरती से जोड़ा गया है। तो ये त्योहार व्यक्तिगत शुद्धि से शुरू होकर सामाजिक कल्याण तक जाता है, और इन सब परंपराओं को सहारा देती हैं पौराणिक कथाएं। सूर्य और शनि की कहानी बहुत जानी पहचानी है, लेकिन सोर्सेस इसमें एक नया एंगल जोड़ते हैं। हाँ, आमतौर पर हम इसे सिर्फ पिता पुत्र के मिलन की कहानी के तौर पर सुनते हैं, लेकिन अगर हम ज्योतिष की नजर से देखें, जो सोर्सेस बताते हैं, तो सूर्य और शनि में पिता पुत्र होने के बावजूद गहरा वैमनस्य है। वैमनस? जी, सूर्य राजा है, प्रकाश और अहंकार का प्रतीक। शनि न्यायाधीश है, अंधकार, अनुशासन और कर्म का प्रतीक। ज्योतिष में ये दोनों कट्टर शत्रु माने जाते हैं। तो ये तो एक विरोधाभास है। एक तरफ कहानी उनके मिलन की बात करती है, दूसरी तरफ ज्योतिष उन्हें शत्रु बताता है। सोर्सेस इस गुत्थी को कैसे सुलझाते हैं? वे इसे एक बहुत ही सुंदर संदेश के रूप में पेश करते हैं। मकर संक्रांति वो एक दिन है जब राजा, मतलब सूर्य, अपनी सारी अकड़ और अहंकार छोड़कर खुद चलकर अपने पुत्र न्यायाधीश यानी शनि के घर मकर राशि में जाता है। अच्छा, ये एक दिन की संधि है, एक टेम्पररी ट्रूस। ये कथा हमें सिखाती है कि रिश्ते कितने भी तनावपूर्ण क्यों न हो, एक दिन ऐसा आता है जब मतभेदों को भुलाकर संवाद करना जरूरी होता है। ये तो रिश्तों को समझने का एक बिल्कुल नया आयाम है। बिल्कुल, ये पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। और एक और कथा है जो इस दिन को मोक्ष से जोड़ती है, गंगा का अवतरण और भीष्म पितामह का अपनी देह त्यागने के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा करना। जी, ये दोनों कथाएं इस दिन को एक अच्छी मृत्यु या मोक्ष के द्वार के रूप में स्थापित करती हैं। गंगा का सागर से मिलना आत्मा का परमात्मा से मिलन है,
और महाभारत की कथा के अनुसार बाणों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। उन्होंने अपने प्राण त्यागने के लिए महीनों तक दर्द सहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अच्छा। मान्यता थी कि उत्तरायण के प्रकाश में देह त्यागने से आत्मा को सीधे मोक्ष मिलता है। ये दिखाता है कि ये दिन सिर्फ जीवन का ही नहीं बल्कि जीवन के बाद की यात्रा के लिए भी कितना महत्वपूर्ण माना जाता था। तो हमने खगोल विज्ञान, कृषि, स्वास्थ्य और पौराणिक कथाओं को जोड़ लिया, लेकिन आज के दौर में 21वीं सदी में इस त्योहार का स्वरूप क्या है? सोर्सेज सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज और ग्रीटिंग कार्ड से आगे की बात करते हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है। आज का स्वरूप काफी जटिल है। एक तरफ त्योहार का बड़े पैमाने पर व्यवसायीकरण हुआ है। पतंगे अब सिर्फ हाथ से नहीं बनती, ब्रांडेड काइट्स का बाजार है। तिल गुड़ के लड्डू अब घरों में कम, दुकानों पर पैकेट में ज्यादा मिलते हैं। ये शहरीकरण का असर है। बिल्कुल, और इसके साथ कुछ विवाद भी जुड़े हैं, खासकर पतंगबाजी को लेकर। हाँ, ये तो है। बिल्कुल, सोर्सेज इस पर काफी ध्यान दिलाते हैं। सबसे बड़ा विवाद है मांझे को लेकर। पारंपरिक मांझा कपास के धागे पर चावल के मांड और पिसे हुए कांच की परत चढ़ाकर बनाया जाता था, जो काफी हद तक बायोडिग्रेडेबल होता था। लेकिन आज बाजार में चाइनीज या नायलॉन के मांझे ने जगह ले ली है, जो प्लास्टिक की तरह होता है। ये न सिर्फ हजारों पक्षियों की मौत का कारण बनता है, बल्कि इंसानों के लिए भी जानलेवा साबित होता है। तो एक जो आनंद और स्वास्थ्य की परंपरा थी, वो आज एक गंभीर पर्यावरणीय और सुरक्षा की चिंता बन गई है। सही कहा आपने। तो आज का उत्सव एक तरह से परंपरा और आधुनिकता के बीच एक टकराव भी है। एक तरफ जड़ों से जुड़े रहने की कोशिश, दूसरी तरफ आधुनिक जीवन की चुनौतियां। सही कहा, और यही शहरी और ग्रामीण उत्सव के फर्क में भी दिखता है। शहरों में बड़े बड़े काइट फेस्टिवल्स होते हैं जो इवेंट की तरह आयोजित किए जाते हैं, जबकि गांवों में आज भी ये एक सामुदायिक त्योहार है, जहां पूरा मोहल्ला एक साथ छत पर होता है, खाना पीना और पतंगबाजी साथ चलती है। त्योहार का जो मूल भाव है, यानी सामुदायिक जुड़ाव, शायद गांव में आज भी ज्यादा जीवित है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये साफ है कि मकर संक्रांति कोई एक चीज नहीं है। ये एक बहुरूपिया त्योहार है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है, ये ब्रह्मांड, संस्कृति और आत्मा का एक संगम बिंदु है। यह खगोल विज्ञान की एक शांत गणितीय घटना से शुरू होता है, फिर ये पूरे देश की विविध संस्कृतियों में घुल मिलकर अलग अलग रूप ले लेता है। ये जमीन से जुड़कर फसल का उल्लास बनता है, और अंत में ये दान, स्नान और कथाओं के जरिए इंसान की आत्मा को छूता है, उसे नवीकरण का अवसर देता है। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि हम इस ब्रह्मांड की लय से अलग नहीं हैं, बल्कि उसी का एक हिस्सा हैं। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में घूम रहा है। हमने देखा कि कैसे हमारे पूर्वजों ने एक खगोलीय घटना को स्वास्थ्य, समाज और आध्यात्मिकता से जोड़कर जीवन का हिस्सा बना लिया। आज के दौर में जहां हम प्रकृति और ब्रह्मांड से इतने कट चुके हैं, क्या हम भी आधुनिक विज्ञान की खोजों, जैसे कि ब्लैक होल की तस्वीर या किसी नए ग्रह की खोज, को अपने जीवन और संस्कृति का हिस्सा बनाने के नए तरीके खोज सकते हैं, ताकि विज्ञान सिर्फ किताबों में न रहकर हमारे जीवन का उत्सव बन सके? स्वागत है